गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का पहला आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है सेंसस एंड डिलिमिटेशन वर्क से। एक्चुअली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि सेंसस का वर्क जो है लोकसभा इलेक्शन के बाद चालू होगा। देखो, हमारे यहाँ सेंसर हर 10 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये सेंसर जो डेटा कलेक्ट करता है वो सोशियो इकोनॉमिक एंड अदर डेमोग्राफिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा। तो सेंसस एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो हमारी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है और बहुत सारे लॉ और बहुत सारी स्कीम्स के मैन्युफैक्चरिंग में और स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस पर हेल्प करता है। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे। दूसरा आर्टिकल क्या है कि लोकसभा में पास हो गया है हिस्टोरिक विमेन रिजर्वेशन बिल। मैंने जैसे आपको बताया था कि विमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चा चल रही है पार्लियामेंट में और हमारे न्यू पार्लियामेंट में ये हिस्टोरिक बिल लोकसभा में पास हो चुका है। तो अब राज्यसभा को इसको पास करने के लिए 2 दिन चाहिए। उसके बाद हम इस बिल को होलली डिस्कस करेंगे कि इसके क्या प्रोविज़न हैं, किस तरह ये विमेन के एम्पावरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा या विमेन को इससे हेल्प मिलेगी, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है सेंसस से रिलेटेड। तो सेंसस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सेंसस क्या है। फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो 1881 में किया था। फर्स्ट टाइम 1881 में ऑर्गेनाइज किया गया था। उस टाइम डब्ल्यू सी प्लोडेन जो थे वो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो डब्ल्यू सी प्लोडेन की अध्यक्षता में 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस किया गया। देखो, सेंसस एक्सरसाइज जो है ऐसा नहीं है 1881 में फर्स्ट टाइम आई, इससे पहले भी सेंसस ऑर्गेनाइज होता था बहुत सारी प्रेसिडेंसी में, मगर उस टाइम पर ये फुल्ली ऑर्गेनाइज नहीं था, मतलब सिंक्रोनस नहीं था। ऐसे ही कहीं पर सेंसस हो गया पॉलिसी से रिलेटेड, कहीं पर डिवाइड एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कास्ट सेंसस हो गया, कुछ भी हो गया जिससे कॉलोनियल पावर को हेल्प मिलती थी, उसकी वजह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। मगर उसके 1881 के बाद इसको प्रॉपर एक्सरसाइज की गई और हर साल में ये ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। देखो, आज़ादी से पहले का अगर देखेंगे तो 1881 का फर्स्ट सेंसस था और जो 2021 का सेंसस ऑर्गेनाइज होने वाला था, जो नहीं ऑर्गेनाइज हो पाया, ये 16th सेंसस था। कभी कभी यूपीएससी ऑप्शन डाल देती है कि 16th सेंसस 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ। अब ये 2021 में हुआ ही नहीं है, पहली बात। तो दूसरी बात, ये 16th सेंसस जो वर्ड आया ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ 15th डाल सकती है, तो 15th सेंसस 2011 का सेंसस जो था हमारा वो 15th सेंसस था। तो इस तरह से हमने सेंसस के कुछ बेसिक पॉइंट जाने। देखो, सेंसस क्या करता है। सेंसस डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डाटा को पर्टेन करता है और इस डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डाटा से गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बनाती है, अपोजिशन को हेल्प मिलती है पॉलिसी को अपोज करने में और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। पहले देखो, 2021 का सेंसस डिसाइड हुआ था कि हम इसे फुल डिजिटल फॉर्मेट में करेंगे, मगर किसी कारणवश ये डिजिटल फॉर्मेट में नहीं हो पाया। तो अब इस एक्सरसाइज को मिक्स फॉर्म रख दिया गया है, डिजिटल प्लस फिजिकल पेपर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये डेसिनियल सेंसस है, हर 10 साल में ऑर्गेनाइज होता है। फिर दूसरी बात, इसको इसका हेड ऑफिस है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये सेंसस से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री कहाँ से आती है इसकी और कौन सा 16th सेंसस ऑर्गेनाइज होने वाला था 2021 में, जो ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। उसका रीज़न भी गवर्नमेंट ने नहीं बताया है कि हमने इसे अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया है। अब हम पॉलिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम पॉलिटी की दिशा में बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। माइन्यूट से डिटेल डिस्कस करते हुए हम एक समंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, हम इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, अभी उभरता हुआ हमारा चैनल है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे एल्गोरिथम में यूट्यूब के ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज कैरेक्टराइज बाई, मतलब पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी
को कैसे करेक्टराइज किया जाता है, तो सोल्यूशन बताना इसमें कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन है रूल बेस्ड सोसाइटी होती है। कह रहा क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का करेक्टर रूल बेस्ड होता है। स्ट्रॉन्ग एंड ऑल पावर ब्यूरोक्रेसी होती है, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्ट्रांग होती है और बहुत पावरफुल होती है। और पॉपुलर सोवरेनिटी होती है। देखो ये ऑप्शन तो आप खुद ही कर सकते हैं। इस बहुत स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी, चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा, हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी और ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो जाएगी, तो एक मोनार्किकल सिस्टम हो जाएगा, तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा, सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगर दूसरा ऑप्शन काट देते हैं तो तब भी हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। ए रूल बेस्ड सोसाइटी होती है, राइट है। रूल बेस्ड सोसाइटी तो होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑलरेडी रूल होते हैं कि आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आप डीपीएसपी की सहायता से लॉ बना सकते हैं, आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं निकल सकते, तो रूल बेस्ड सोसाइटी होती है। तो ये सही है, तो ये कट गया। अब तीसरा देखते पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है, बिल्कुल सही है। जो सॉवरेन पावर होती है वो पॉपुलर होती है, मतलब वो पीपल के पास होती है। जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास सॉवरेन पावर होती है, वो अकाउंटेबल ठहराते हैं एवरी 5 ईयर टू दी गवर्नमेंट। तो ये चीज़ देखने लायक है कि कैसे गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराया जाता है एवरी 5 ईयर। देखो सबसे बड़ी हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, देखो एग्जीक्यूटिव में आपको बता देता हूँ, 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन्हें बोलते हैं आईएएस, आईपीएस, सेक्रेटरी, ये सब वगैरह वगैरह बोले जाते हैं। और जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो हमारे ये मिनिस्टर्स होते हैं और पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं जो लॉ को बनाते हैं, ये सब जो होते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव की क्या प्रॉब्लम है, इनकी पर जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो पीरियोडिक होती है। आप ये वर्ड रट लेना, पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी। ये पीरियोडिक अकाउंटेबिलिटी क्या करती है, हमारे सिस्टम को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाती है। तो इस अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। जुडिशरी इंटरफेयर करती है, लेजिस्लेचर इंटरफेयर करते हैं और अपोजिशन करती है इंटरफेयर। अगर आप देखेंगे कि जिस कंट्री में अपोजिशन मजबूत नहीं होगी उस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जुडिशरी का, अपोजिशन का और लेजिस्लेचर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही हो गया। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इज एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, मतलब जो आर्बिट्रेरी पावर होती है उसकी एंटीथीसिस होती है। आप आर्बिट्री पावर को अलाउ नहीं करते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी मैंने बता दिया, पीपल के अंदर अल्टीमेट सोर्स होता है, ठीक है। मेजॉरिटी रूल और माइनॉरिटी राइट्स, मतलब रूल जो होता है मेजॉरिटी रूल होता है, मेजॉरिटी पार्टी जीतती है, मगर माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हाई गवर्नमेंट नहीं होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको लिमिट किया जा सकता है जुडिशरी के हिसाब से, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसीजरल लिमिटेशन होती है, तो इंस्टीट्यूशन आपको जवाब दे ही देनी होती है ना। इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ, इलेक्शन कमीशन है, हमारे यहाँ बहुत जुडिशरी है, तो इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसीजरल लिमिटेशन ऑन पावर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को यहाँ पर जाना। तो अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल सीआरआर के बारे में। देखो लास्ट लेक्चर में हमने सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को डिस्कस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक्स हैं, इससे बेसिक्स आपका क्लियर नहीं होगा तो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्लियर नहीं होगा। क्या हुआ है, अभी आरबीआई ने, मैंने आपको कल भी बताया था ये बात कि आरबीआई ने डिसाइड किया है जो इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो है इसको फेज्ड मैनर में हम ख़त्म करते चले जाएंगे, मतलब उसको डिसकंटिन्यू करते रहेंगे। देखो कोई भी सीआरआर हो, एसएलआर हो, उसका मेन मोटिव होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मार्केट से लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करना। तो कैश रिजर्व रेशियो मैंने आपको बताया था, कैश जो है वो डिसाइड करती है आरबीआई कितना परसेंट एनडीटीएल का, मतलब जितना आपका बैंक बैलेंस है कितना परसेंट आप कैश की फॉर्म में रखेंगे, वो भी वॉल्ट में, जिस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंक को, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो देखो यहाँ क्या बताया, वाज इंटेंडेड टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, मतलब सरप्लस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए फेज्ड मैनर में आरबीआई ने
इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को लॉन्च किया था। अब इसको आरबीआई के द्वारा स्लो डाउन किया जा रहा है और इसको धीरे धीरे फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि ऑब्जर्व करता है सरप्लस लिक्विडिटी को। ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो इसलिए लाया गया था, क्या हुआ 2000 के नोट गवर्नमेंट ने कहा धीरे धीरे, मतलब लीगल टेंडर है 2000 का नोट अभी भी, मगर धीरे धीरे मार्केट से शक कर लिए जाएंगे, आप आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, किसी भी बैंक के पास जमा करते हैं। तो इसमें बैंक के पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी। तो जब लिक्विडिटी हो जाएगी तो लोन बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे। जब लोन बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे तो मार्केट में मनी की बहुत अधिकता हो जाएगी। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी हो जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट घट जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, लोग परचेस करना कम कर देते हैं, और जब लोग परचेस करना कम कर देते हैं उसके बाद क्या होता है कि इंडस्ट्री जो है अपने छटनी स्टार्ट कर देती है, और जब छटनी स्टार्ट कर देती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, प्रिवेंट पेनलाइजिंग बैंक फॉर देयर करंट डिपॉजिट, ठीक है। मतलब जो करंट डिपॉजिट है उसमें प्रिवेंट मतलब पीनल नहीं किया जाएगा उसको, और ये क्या करेगी, लिमिट करेगी इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट ग्रोथ एंड द इकॉनमी। मतलब वही बात बताई गई है जो मैं आपको लौट फिर कर बता रहा हूँ कि क्रेडिट ग्रोथ को कम करना है इसका मकसद, मार्केट से लिक्विडिटी को सक करना है, क्योंकि 2000 के नोट को बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गई है और उससे क्या होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकती है। वही बात यहाँ पर बताई गई है। देखो CRR जो है वो 4.5 है, ये थोड़ा सा बेसिक डाटा याद होना चाहिए आपको, कभी कभी मेंस में काम आता है। और इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो इज अ टेम्परेरी मेजर्स है। 2016 के टाइम पे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का कॉन्सेप्ट आया था और वो 100% था, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या होता है, हमारे किसानों के द्वारा जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, और सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है यूरिया को। तो यूरिया को सब्सिडी देने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। देखो लिखा है इम्बैलेंस फर्टिलाइज़र डिक्रीज नाइट्रोजन यूज़ इफ़िशियंसी, मतलब इफ़िशियंसी उसकी घट जाती। अब बहुत ज़्यादा तुम सॉइल को नाइट्रोजन दे दोगे तो इतना इफ़िशियंट नहीं रह पाएगी, तो वो हमारे घर के नालों को, नदियों को पॉल्यूट करेगा, और पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। और डिक्लाइन द क्रॉप यील्ड रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र यूज़, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से बहुत इफ़िशियंसी डिक्लाइन हो रही है, क्रॉप यील्ड घट रही है। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर्स लिए गए हैं वो चीज़ देख लेते हैं। देखो व्हाट मेजर्स हैव टेकन टू प्रमोट बैलेंस फर्टिलाइज़र, मतलब बैलेंस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए। 2015 में न्यूम कोटेड यूरिया आई फॉर ऑल यूरिया, न्यूम कोटेड फॉर ऑल यूरिया, मतलब 2015 में क्या किया गवर्नमेंट ने, जो यूरिया पहले आती थी उसको नीम कोटेड कर दिया, इसको नीम कोटेड कर दिया। और इस नीम कोटेशन की वजह से क्या हुआ, इसका जो रेट था, जो रेट मतलब जो इसको गिरने का रेट था या फिर उसको पानी में गलने का रेट था वो कम हो गया। रेट कम होने से क्या हुआ कि फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कम हुआ, क्योंकि जब फर्टिलाइज़र्स ऑलरेडी खेत में पड़े हुए हैं तो आप और ज़्यादा खेत में डालेंगे तो क्रॉप जो है वो पीली पड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए नीम कोटेड यूरिया आई, और इस नीम कोटेड यूरिया से हमारी सॉइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दूसरा क्या किया गया, यूरिया बैग का जो साइज़ है उसे कम कर दिया गया, 50 किलो से 45 किलो कर दिया गया 2018 में। और 2021 में इफ़को ने, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड ने नैनो यूरिया निकाली। ये नैनो यूरिया जो थी सॉरी, इस नैनो यूरिया का यूज़ इसलिए ज़्यादा बढ़ा ताकि ये नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्लांट इसको सक कर सके और प्लांट की क्रॉप यील्ड बढ़े और कम से कम यूरिया यूज़ हो। देखो आगे क्या बताया गया, लिक्विड नैनो यूरिया कॉन्सेप्ट आया, जिसका
क्या कहते हैं प्लांट कलोल गुजरात में स्थित है। देखो नैनो यूरिया से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो ज़रूर पूछा होगा, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट यूपीएससी ज़रूर पूछता है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होते हैं या बिल्कुल चर्चा में नहीं होते। जो बिल्कुल चर्चा में नहीं होते हैं उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो वही बात बताई गई है, रिप्लेस कन्वेंशनल यूरिया एंड कर्टेल इट्स रिक्वायरमेंट बाई एटलीस्ट 50%। मतलब लिक्विड नैनो यूरिया का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाता है और हमारे किसानों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और फार्मर्स की क्रॉप को फ़ायदा मिलता है, तो ये 50% तक हमारे यूरिया के सब्सिडी बर्डन को तो घटाएगी प्लस कन्वेंशनल यूरिया को कम कर देगी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए वाई की फॉर्म में। जब हम किसी भी क्वेश्चन को वाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई डज यूरिया कंटिन्यू टू बी डोमिनेंट, मतलब क्या रीज़न है कि यूरिया बहुत डोमिनेंट ज़्यादा यूज़ होती है। देखो फेवरेबल करेक्टरिस्टिक है इसका। क्या फेवरेबल करेक्टरिस्टिक है? रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है एंड इसेंशियल फॉर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। ये आसानी से अवेलेबल होती है और अफोर्डेबल कॉस्ट पर होती है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ईजिली स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये यूरिया बहुत डोमिनेंट है मार्केट में और कैन अप्लाई टू अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप। बहुत किसी भी क्रॉप पर इसको लगा सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा घर में कहते हैं यूरिया ले आओ, जो ये पीली पड़ रही है, ये इस वजह से पड़ रही है, इसको नाइट्रोजन नहीं मिल रही है, तो बहुत ईजिली है। हैवी सब्सिडी, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सब्सिडी दी जाती है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यही सब बातें बताई गई हैं कि डीएपी जो होती है इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, एमओपी में सब्सिडी नहीं देती है, मगर यूरिया को स्पेशल सब्सिडी देगी। देखो यहाँ पर आप पढ़ो, ऑल नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर आर रेगुलेटेड अंडर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यूरिया को अभी भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है, मगर अदर सब्सिडी को कंट्रोल किया जाता है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से। मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी क्या है? मतलब फार्मर को आपके NPK के रेशियो के अकॉर्डिंग, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के रेशियो के हिसाब से आपको सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी आपको पर किलो के हिसाब से मिलेगी, जिस तरह से मार्केट में या खेत किसान में यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र को। वही बात यहाँ पर बताई गई है, इंटेंड टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ P&K फास्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर सो द ऑप्टिमम बैलेंस। NPK बैलेंस जो है ये है, ये इंपॉर्टेंट है, मगर हमारे यहाँ ये अप्रॉक्स 8.3 पॉइंट समथिंग है, ये कुछ समथिंग है, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसमें, ये एग्जैक्ट मत मानना, मगर N का रेशियो बहुत ज़्यादा है, फिर फास्फोरस का, फिर पोटेशियम का। ठीक है, तो NPK फर्टिलाइज़र को बैलेंस करना है, इससे सॉइल की हेल्थ बढ़ेगी, क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी। यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगली बात क्या बताई गई है? जो ये इम्प्लीमेंट करती है NBS स्कीम, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, जो इम्प्लीमेंट की जाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है बहुत छोटा आर्टिकल है, मगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता नहीं सकता। पहला ये चीज़ है, क्या हुआ? पहले बात तो हम जानते हैं रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जो ये वर्ड दिए हैं खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनास्क, लुहांस्क, ये पूछ सकता है। रिसेंटली आपने खेरोसन, ज़ेपोरिजिया, डोनास्क और लुहांस्क का नाम सुना है, ये किस कंट्री का पार्ट है? ठीक है, रसिया, यूक्रेन, फिलीपींस, फिलिस्तीन। तो आपको वहीं ये याद होना चाहिए कि ये यूक्रेन के पार्ट हैं, जिनका नाम हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, डोनास्क, लुहांस्क। ठीक है, तो ये हमने आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। आपको कोई दिक्कत है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, लोगों के बीच शेयर कीजिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिसका यूट्यूब एल्गोरिथम में ज़्यादा से ज़्यादा आए और लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चले। थैंक यू वेरी मच।